अभिवादन। आज हम दो बहुत आम शब्दों पर बात करने वाले हैं, शिक्षा और ज्ञान, एजुकेशन एंड नॉलेज। हम इन्हें अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर क्या ये वाकई एक ही चीज़ है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है? हमारे पास जो सामग्री है वो काफ़ी मज़ेदार है। एक तरफ कॉग्निटिव साइंस का एक रिसर्च पेपर है जो हमारे दिमाग की वायरिंग को समझने में मदद करता है। दूसरी तरफ फिलॉसफी के कुछ अंश हैं जो ज्ञान की प्रकृति पर सवाल उठाते हैं। और कुछ लेख हैं जो आज की डिजिटल दुनिया और एआई के दौर में सीखने के बदलते मतलब पर रोशनी डालते हैं। तो आज का मिशन है इन सभी धागों को एक साथ बुनना। हम दिमाग के काम करने के तरीके से शुरू करके सीखने के गहरे मकसद तक जाएंगे और देखेंगे कि भविष्य में ज्ञानी होने का मतलब क्या हो सकता है। चलिए, इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। शिक्षा और ज्ञान में आखिर फर्क क्या है? हमारे स्रोत कहते हैं कि शिक्षा एक फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। मतलब स्कूल, कॉलेज, एक सिलेबस। इसे एक रास्ते की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अगर शिक्षा रास्ता है तो ज्ञान मंजिल है। ज्ञान का मतलब है उस जानकारी को समझना, उसे आत्मसात करना और फिर उसे इस्तेमाल कर पाना। एक लेख में बहुत खूबसूरती से लिखा है, शिक्षा प्रक्रिया है और ज्ञान उसका परिणाम। इसीलिए तो ऐसा होता है कि किसी के पास बहुत सारी डिग्रियां यानी शिक्षा होती हैं, लेकिन असल जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाने का हुनर यानी ज्ञान नहीं होता। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, जैसे कोई सेल्फ टॉट कोडर या कोई छोटा कारोबारी जिनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी फील्ड की इतनी गहरी समझ है जो बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना? हाँ, बिल्कुल। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिना शिक्षा के ज्ञान बिखरावा और क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। और बिना ज्ञान के शिक्षा सिर्फ रट्टा मारने जैसा है, जिसका कोई मतलब नहीं। दिलचस्प बात यह है कि फिलॉसफी इस चीज को और भी गहराई से देखती है। ज्ञान की फिलॉसफी, जिसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, वो बताती है कि ज्ञान कोई एक चीज नहीं है, इसके कई रूप हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे एक होता है प्रस्तावात्मक ज्ञान, प्रपोजिशनल नॉलेज। ये नोइंग दैट है, मतलब ये जानना कि दिल्ली भारत की राजधानी है, ये एक तथ्य है। दूसरा है प्रक्रियात्मक ज्ञान, नॉलेज हाउ। ये नोइंग हाउ है, यानी ये जानना कि साइकिल कैसे चलाई जाती है या चाय कैसे बनाई जाती है, ये एक हुनर है। और तीसरा? तीसरा है परिचय द्वारा ज्ञान, नॉलेज बाय एक्वेंटेंस। ये किसी चीज या इंसान से व्यक्तिगत तौर पर परिचित होना है, जैसे अपने किसी दोस्त को जानना या किसी शहर की गलियों से वाकिफ होना। तो आप देख सकते हैं, ज्ञान सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अगर मैं इसे मान लीजिए क्रिकेट के उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, तो ये जानना कि विराट कोहली ने कितने शतक बनाए हैं, ये हुआ प्रस्तावात्मक ज्ञान। कवर ड्राइव कैसे मारते हैं, इसका हुनर होना, ये हुआ प्रक्रियात्मक ज्ञान। और सचिन तेंदुलकर को एक इंसान के तौर पर जानना, उनसे मिलना जुलना, वो हुआ परिचय द्वारा ज्ञान। क्या मैं सही समझ रहा हूं? एकदम परफेक्ट उदाहरण है। आपने तीनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर दिया। ठीक है, तो हमने शिक्षा और ज्ञान के फर्क को समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये होता कैसे है। मतलब हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चलता है कि जानकारी ज्ञान में बदल जाती है? मुझे लगता है यहाँ पर वो कॉग्निटिव साइंस वाला पेपर काम आता है ना? बिल्कुल। और ये पेपर हमारी आजकल की सोच को सीधी चुनौती देता है। हम सब मानते हैं कि कुछ भी सीखना हो तो बस गूगल कर लो। ये पेपर कहता है कि ये सीखने का सबसे बेकार तरीका हो सकता है। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? इसकी वजह है हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे वर्किंग मेमोरी कहते हैं। हाँ, वर्किंग मेमोरी। इसे आप दिमाग का रैम समझ सकते हैं। इसकी क्षमता बहुत सीमित होती है, एक बोतल की पतली गर्दन की तरह। ये एक बार में सिर्फ कुछ ही नई चीजों पर ध्यान दे सकती है। जब हम कोई नई या मुश्किल चीज सीखते हैं तो ये वर्किंग मेमोरी पूरी तरह भर जाती है, मतलब ओवरलोड हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति लगभग ठप हो जाती है। मतलब जब हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ साथ गूगल से जानकारी भी ढूंढ रहे होते हैं, तो हमारी वर्किंग मेमोरी पर इतना बोझ पड़ जाता है कि हम असल में कुछ सोच ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। असली सीखना तब होता है जब जरूरी जानकारी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो। ये हमारे दिमाग का हार्ड ड्राइव है जिसकी क्षमता लगभग असीमित है। जब कोई चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है तो उसे इस्तेमाल करने के लिए वर्किंग मेमोरी पर कोई बोझ नहीं पड़ता।
इसीलिए जो लोग अपनी फील्ड में माहिर होते हैं वो मुश्किल समस्याओं को भी आसानी से हल कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जरूरी ज्ञान पहले से ही स्टोर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम रट्टा मारना या याद करना कहकर खारिज कर देते हैं, वो असल में सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये तो आजकल की प्रोग्रेसिव एजुकेशन की सोच के बिल्कुल खिलाफ है। ये रिसर्च पेपर यही तर्क देता है। सफल सोच विचार और समस्या समाधान के लिए अच्छी तरह से याद किए गए तथ्य और प्रक्रियाएं नींव का काम करती हैं। यहाँ पर कुंजी है स्वचालितता, ऑटोमेटिसिटी, यानी बुनियादी चीजों को इतनी अच्छी तरह याद कर लेना कि उन्हें इस्तेमाल करने के लिए सोचना ही ना पड़े। इससे हमारी वर्किंग मेमोरी आज़ाद हो जाती है और वो बड़े रचनात्मक कामों पर ध्यान लगा पाती है। अगर हमारी वर्किंग मेमोरी इतनी ही बड़ी बाधा है, तो फिर हम कभी कुछ मुश्किल सीख ही नहीं पाते। क्या हमारा दिमाग इस प्रॉब्लम को हैक करने के तरीके नहीं ढूंढता? बिल्कुल ढूंढता है, और स्रोत इसी के लिए 3 मुख्य रणनीतियां बताते हैं। पहली तो यही है जिसके बारे में हमने बात की, स्वचालितता, ऑटोमेटिसिटी। इसका एक अच्छा उदाहरण शायद कार चलाना सीखना है। शुरू में हमें गियर, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग सब पर एक साथ ध्यान देना पड़ता है और हमारी वर्किंग मेमोरी जैम हो जाती है। लेकिन कुछ महीनों के अभ्यास के बाद ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। हमें सोचना नहीं पड़ता कि गियर कब बदलना है, और तब हमारी वर्किंग मेमोरी ट्रैफिक और रास्ते पर ध्यान देने के लिए आज़ाद हो जाती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और इसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है पुनरावृत्ति अभ्यास, रिट्रीवल प्रैक्टिस, यानी जानकारी को बार बार याद करने की कोशिश करना। ये सिर्फ किताब को दोबारा पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार है। हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं हमें वही याद रहती है। ठीक है, ये पहली रणनीति हुई। दूसरी क्या है? दूसरी रणनीति है चंकिंग। इसका मतलब है जुड़ी हुई जानकारी को छोटे छोटे ग्रुप्स या चंक में बांट देना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी वर्किंग मेमोरी उन कई टुकड़ों को एक अकेली इकाई के रूप में देखती है, जिससे उस पर बोझ बहुत कम हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद एक फ़ोन नंबर है। कोई भी 9810156789 एक साथ याद नहीं रखता। हम उसे चंक्स में तोड़ते हैं। 9810156789। हमारा दिमाग इन छोटे ग्रुप्स को आसानी से प्रोसेस कर लेता है। यही चंकिंग है। शानदार उदाहरण। पढ़ाई में भी यही होता है। इतिहास के किसी बड़ी घटना को समझने के लिए हम उसे कारणों, मुख्य घटनाओं और परिणामों जैसे चंक्स में बांटकर पढ़ते हैं। इससे वो पूरी घटना एक कहानी की तरह याद हो जाती है। और तीसरी रणनीति एल्गोरिदम है ना? हाँ, तीसरी रणनीति है एल्गोरिदम। इसका मतलब है मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सीखना और याद कर लेना। जैसे गणित का कोई सवाल हल करने का फॉर्मूला या आइकिया का फर्नीचर जोड़ने के निर्देश। जब ये प्रक्रियाएं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाती हैं और स्वचालित हो जाती हैं, तो हम बिना दिमाग पर जोर डाले बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। ये तीनों रणनीतियां मिलकर हमारी वर्किंग मेमोरी की सीमाओं को पार करने में मदद करती हैं। आने की कोशिश कर रहा है। क्या सीखने का कोई गहरा इंसानी मकसद भी है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पे हमारे स्रोत एक बिल्कुल अलग सिद्धांत की बात करते हैं, रूपांतरणकारी सीखने सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थियरी। यह सिद्धांत कहता है कि सच्चा सीखना सिर्फ और ज्यादा जानना नहीं है। सच्चा सीखना वो है जो आपके नजरिए में, आपके वजूद में एक बुनियादी बदलाव ले आए। मतलब ऐसा सीखना जिसके बाद आप दुनिया को पहले की तरह देख ही नहीं सकते। बिल्कुल। ये प्रक्रिया अक्सर एक भटकाने वाली दुविधा, एक डिसोरिएंटिंग डिलेमा से शुरू होती है। ये कोई ऐसा अनुभव होता है जो आपके अब तक के विश्वासों को जड़ से हिला देता है। ये कोई बड़ा जीवन का हादसा हो सकता है, किसी दूसरी संस्कृति का अनुभव हो सकता है, या क्लासरूम में कोई चुनौतीपूर्ण विचार भी हो सकता है। इसके बाद इंसान आत्ममंथन करता है, नए नजरियों को टटोलता है और आखिरकार एक नए, ज्यादा विकसित दृष्टिकोण के साथ अपनी जिंदगी में वापस लौटता है। तो इस नजरिए से देखें तो शिक्षा एक तरह से खतरनाक भी हो सकती है। हाँ, एक स्रोत ठीक इसी शब्द का इस्तेमाल करता है। शिक्षा खतरनाक है क्योंकि ये हमें आरामदेह मान्यताओं के दायरे से बाहर धकेलती है। ये व्यक्तिगत उथल-पुथल और विकास के लिए लगातार मौके पैदा करती है। ये उस रट्टा मारने वाली प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर एक यात्रा है। ये किसी व्यक्ति को दुनिया पर एक नई खिड़की खोलने की ताकत देती है जो कभी-कभी समाज की स्थापित मान्यताओं के लिए चुनौती बन सकती है।
आज की दुनिया में तो ये और भी ज्यादा जरूरी लगता है, जहां हम हर तरफ से सूचनाओं और फेक न्यूज से घिरे हुए हैं। सिर्फ जानकारी जमा करना काफी नहीं है, उसे परखने की क्षमता होनी चाहिए। आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। यहीं पे डिजिटल साक्षरता और एआई की भूमिका आती है। डिजिटल साक्षरता का मतलब सिर्फ गैजेट्स इस्तेमाल करना नहीं है। इसका असली मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करना। हमारे स्रोत बताते हैं कि डिजिटल क्लासरूम और पूछताछ आधारित शिक्षा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जहां छात्रों को खुद सवाल पूछने और जवाब ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उनकी जानकारी का मूल्यांकन करने की क्षमता में सुधार करते हैं। वो सिर्फ सूचना के उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसके आलोचक बनते हैं। और एआई का इस सब में क्या रोल है? वो दोस्त है या दुश्मन? वो दोनों हो सकता है। एक रिपोर्ट भविष्यवाणी करती है कि एआई उच्च शिक्षा का मुख्य ढांचा बन जाएगा। एडमिशन से लेकर कोर्स बनाने और सलाह देने तक सब कुछ ऑटोमेट कर देगा। ये सीखने को बहुत व्यक्तिगत और सुलभ बना सकता है। लेकिन एक दूसरा स्रोत चेतावनी देता है कि इसका खतरा भी है। हो सकता है कि हमारा ध्यान असल में सीखने से हटकर सिर्फ एआई से सही जवाब निकलवाने की कला यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर टिक जाए। मतलब हम एआई को एक ताकतवर कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुश्किल गणनाएं कर दे ताकि हम बड़े कॉन्सेप्ट्स पर सोच सकें, या फिर हम पूरी तरह उसी पर निर्भर हो सकते हैं और खुद सोचना ही बंद कर सकते हैं। बिल्कुल, चुनौती यही है कि हम इन उपकरणों के साथ सीखें, न कि अपनी सोच को उन्हें आउटसोर्स कर दें। तो हमने दिमाग की कार्यप्रणाली से लेकर ज्ञान के दर्शन और एआई के भविष्य तक की एक लंबी यात्रा की है। इन सब का निचोड़ क्या है? इन सभी अलग-अलग विचारों को एक साथ कैसे रखा जाए? जो बड़ी तस्वीर उभर रही है, वो एक संतुलन की है, एक संश्लेषण की। प्रभावी सीखने के लिए दो चीजें एक साथ चाहिए। एक तरफ एक अनुशासित बॉटम अप दृष्टिकोण, जिसमें हम अभ्यास और पुनरावृत्ति के जरिए बुनियादी बातों पर महारत हासिल करते हैं, यानी स्वचालितता। और दूसरी तरफ एक टॉप डाउन आकांक्षा, जो हमें परिवर्तनकारी समझ, आलोचनात्मक सोच और दुनिया को नए नजरिए से देखने की ओर ले जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों विरोधी नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक दूसरे को संभव बनाता है। बुनियादी सिद्धांतों में महारत हासिल किए बिना गहरी समझ पैदा नहीं हो सकती, और गहरी समझ के बिना बुनियादी बातें सिर्फ बेमतलब के तथ्य बन के रह जाती हैं। कार चलाने के मैकेनिक्स पर महारत हासिल किए बिना आप सड़क यात्रा का आनंद नहीं ले सकते। ये तो एक बहुत मजबूत विचार है। और यहाँ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। एक ऐसे युग में जहां एआई लगभग कुछ भी जान सकता है, जहां कोई भी तथ्य एक क्लिक की दूरी पर है, वहां एक इंसान के लिए ज्ञानी होने का असल में क्या मतलब है? क्या हमारे ज्ञान का मूल्य अब इस बात में कम है कि हम क्या याद रख सकते हैं, और इस बात में ज्यादा है कि हम कौन से दृष्टिकोण बनाते हैं, कौन से अनोखे सवाल पूछते हैं और उस जानकारी का इस्तेमाल किन मूल्यों के साथ करते हैं?